Good evening, a very good evening to all. Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mahanti sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी मैम ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर। जी मैम, स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू मैम। यस सर। फर्स्ट तो ग्रेटिट्यूड डॉक्टर सैमुअल हनीमन एंड gratitude to all mentors of IHF family and all जो और पार्टिसिपेंट डॉक्टर जो हम जो डेली केसेस डालते हैं और हम सब उनसे सीख रहे हैं, तो सबको ग्रेटिट्यूड। और मेंटर पेंटर कुछ नहीं, लेकिन मुझे जो भी केसेस अच्छे लगते हैं और जो केसेस मुझे दिल दिल को लगते हैं, तो वो केसेस में थोड़े मुझे अच्छे लगते हैं, वो प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। बाकी मुझे तो कुछ इतना आता भी नहीं है, ऐसा है। तो एक केस है, एक 75 इयर्स एक ओल्ड लेडी है जो यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए मेरे पास आई थी। तो एक वो जो आई थी, तो उसके भाई के दामाद थे, उनके साथ आई थी और रात को 7:30 के आसपास वो आई थी। और उस टाइम उस जो आई थी उधर, तो उसने पहले आया देखा तो मुझे वो बात हंसने लगी और अंदर आई क्लिनिक में, तो मुझे अच्छे से ग्रीट किया, कैसे हो, क्या आपके बच्चे वगैरह कैसे हैं, सब पूछा। और बाद में उसने वो बैठ गई और मैंने उसको पूछा कि कैसे आना हुआ, इतने दिन बाद आई है, तो बीच बीच में आती रहती है। तो मुझे मैंने पूछा कि इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ, तो ठीक है मैं बताती हूँ। पहले तो दरवाजा बंद करते हैं, तो उसने दरवाजा बंद किया और वो बोलने लगी, तो मैंने उसे टेबल पर बैठने के लिए बोला। और उधर उस टाइम वो बताने लगी कि मुझे ये कंप्लेंट्स है, यूरिनरी कंप्लेंट्स है। ये यूरिन की जगह का वो नाम भी नहीं लेना चाहती थी मुझे, ऐसा वो भी विस्परिंग साउंड में ऐसा। तो इस ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे बाहर को अगर सुनाई दिया तो वो क्या सोचेगा, ऐसा इसको इससे लगता था, उससे लगता था। तो मुझे इस जगह पेन होता है, पेट में भी दर्द होता है, यूरिन जाने के लिए जाती हूँ तो जाने के बाद बहुत दर्द होता है पेट में, और बर्निंग है यूरिनेशन, और जो यूरिन होता है वो इनकम्प्लीट ऐसा लगता है, और जाकर भी आई तो यूरिन आधा अधूरा है, ऐसा मुझे फीलिंग होता है। तो ये इसका कहना था, ये कंप्लेंट्स थी उसकी। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या करती हो कंप्लेंट्स, दो कितने दिन से है कंप्लेंट, तो वो बोल रही थी कि 2-3 दिन से है, लेकिन मैं पानी पीती हूँ और पानी पीते रहती हूँ, ऐसा सब लोग कहते हैं कि पानी पी यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है तो पानी पीना जरूरी है, तो इसलिए मैं पानी पीती रहती हूँ। और पानी पीती हूँ, बाथरूम जाती हूँ, आती हूँ, इससे मुझे बहुत थकावट ऐसे लगती है। ऐसा 2-3 दिन से चल रहा है। लेकिन आज आज क्या हुआ कि मेरा उसकी कंप्लेंट्स की वजह से मुझे वो मेरा चेहरा और मैं चुप बैठी थी ऐसे, तो उससे उस टाइम वो दामाद ने देखा तो वो बोला कि आपको क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मुझे ऐसे कम थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसा ऐसा उसने कहा। तो वो उसका दामाद मेरे पास लेकर आया। और ये क्या करती है, इसका गांव हमारे गांव के पास है, वो 2 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन ये अपने भतीजे के साथ रहती है। जो इसके भतीजे ने उसको ज्यादा इंसिस्ट किया कि चलो, मेरे 4 बच्चियां हैं, 2 तो स्कूल जाती है, लेकिन 2 जो है वो छोटी है, तो उन्हें देखने के लिए आपको उधर रहना है। ये नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसको उसके भाई ने और उसकी वो बेटी ने उसको, दोनों ने ज्यादा इंसिस्ट किया। और वो जो छोटी बच्चियां थी वो इतनी प्यारी है कि
इसको रहा नहीं गया कि उनको हेल्प करने का। तो ये उनके पास चली गई उधर रहने के लिए, वो देखने के लिए बच्चियां। तो वो उधर रहती थी। तो बाद में मैंने उसको पूछा कि कंप्लेंट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम तो मुझे तो ऐसा दर्द वगैरह ऐसा होता है तो सहन नहीं होता है, लेकिन मैं कुछ कर भी कह सकती हूँ। ज्यादा तो मैं ऐसे ही चुप रहती हूँ, अगर ज्यादा कुछ सहन नहीं हुआ तो मैं बोल देती हूँ, ऐसा उसने कहा। और वो पानी पीकर वो कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि ज्यादातर उनको तकलीफ ना हो, उनको वो दामाद को, कि मुझे डॉक्टर के पास लेने जाने की तकलीफ ना हो। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो भतीजे वो कैश्यू इंडस्ट्रीज है उसमें वर्क करने के लिए जाती है, और जो उनका दामाद है वो उसका LIC एजेंट है, और वो सोसाइटी में काम करने के लिए जाता है। तो दिन भर वो दोनों बाहर रहते हैं और शाम को 6 साढ़े 6 बजे आते हैं। तो इसे लगता है कि इनको कुछ अभी तो आए हैं थके भागे, तो इनको तकलीफ देकर कुछ फायदा नहीं, तो मैं चुप ही बैठूं, ऐसा उसे लगता है। और ये सब। और मैंने कहा कि आपको स्वभाव कैसा है। तो वो बोली कि आपको तो पता है मैं आती हूँ इधर, मुझे ऐसा वो जो झगड़ा वगैरह करते हैं वो पसंद नहीं है। घर में शांति चाहिए। अगर खाने के लिए दो घास कम भी है तो भी चलता है, लेकिन घर में शांति चाहिए। ऐसा वो जो झगड़ा करते हैं लोग, वो मुझे पसंद नहीं है। इधर का हमारे उस भतीजे के घर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस जगह तो शांति है। वो दोनों बाहर जाती है तो दिन भर मैं अकेली, और वो दो बच्चियां रहती है तो उनको वो खेलती रहती है, और मुझे उनसे ज्यादा लगाव है, तो मैं उनके साथ खेलती रहती हूँ, उनके साथ मस्ती मजाक करती रहती हूँ, और वो भी खुश रहती है मेरे साथ। तो ऐसा इसका कहना था। और बार बार इसका क्या है, वो वारकरी पंढरपूर जो विठ्ठल के वारकरी भक्त होती है वैसी है, और एक देवी की भक्त है। तो उसका वो शनि शुक्रवार और मंगलवार को उसका वो देवी का पूजा करना होता है, और हर रोज वो विठ्ठल की पूजा करती है। तो उसका गाँव जो जो अब वो उस टाइम वो जिस रहती थी उधर, तो उसका गांव तो उसके 8 किलोमीटर था वो रहने वाली जगह। तो वो मंगलवार शुक्रवार को आती थी, और उसकी पूजा करके जाती थी वापस। और वो पंढरपुर की तो माला तो उसके मले मेरे गले में भी है। तो वो भी उसकी हर रोज वहाँ ही पूजा करती थी। और मैंने उसको पूछा कि इस प्रॉब्लम की वजह से टेंशन क्या आता है, टेंशन क्या आता है। तो वो बोलती है कि टेंशन टेंशन तो ऐसा मैं कुछ लेती नहीं, लेकिन जो पांडुरंग है वो सब करता है, और उसे जो लगता है वो सब करता है। और मुझे मैं जो अच्छा होने वाली हूँ तो उसकी वजह से होने वाली है, और जो भी लाइफ में होता है उसकी वजह से होता है, ऐसा इसका कहना था। और वो देख रहा है ऊपर है ना, ऐसा उसको पूछा कि क्या कैसा है। तो ऊपर हाथ करके वो बोलती थी कि वो है भगवान, वो देखता है, सभी वो करता है, हम तो खाली ऐसे कठपुतलियां हैं जो इधर है। तो ऐसा उसका कहना था। वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। तो इसके आधार पर मैंने उससे एक मेडिसिन दिया था, लेकिन क्या हुआ, दो मेडिसिन आए थे मेरे रिपोर्ट चार्ट में। तो मैंने एक मेडिसिन उसको दिया, और उसके सेकेंड दिन टुमारो उसने उसके वो दामाद ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो क्या उसमें सिस्टाइटिस निकला USG में, और पसल्स वगैरह थे, यूरिन में इन्फेक्शन था, ऐसा दिखा रहा था। लेकिन कंप्लेंट्स उसको सुबह से बेटर लग रहे थे। तो शाम को मैंने उससे कहा था कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो बाद में आ जाना इन्वेस्टिगेशन। तो रिपोर्ट मेरे पास था, आपको इंजेक्शन वगैरह लगाना चाहिए और IV देना चाहिए, ऐसा मैंने एंटीबायोटिक देना चाहिए, ऐसा उसको कहा था। लेकिन शाम को उसको ज्यादा ही बेटर फील हो रहा था। तो 2 दिन डोज देने के बाद तीसरे दिन उसके कंप्लेंट्स, वो यूरिनरी कंप्लेंट्स थे, वो बिल्कुल कम हो गई। और इस बाद में वो आई नहीं। बाद में जब उनके दामाद अपनी बेटी के लिए आए थे, उस टाइम मैंने पूछा तो वो थर्ड दिन उसकी कंप्लेंट्स ही कम हो गई, तो हम वापस नहीं आए, ऐसा वो बोल रहे थे। तो एक केस था, सभी ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, और रेमेडी भी ग्रुप में है।
तो कोई एक दो मेंबर्स है जो अपना इनपुट्स डाले तो अच्छा लगेगा। हेलो मैम। हाँ, यस मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे ये लेडी ना बहुत अफेक्शनेट लगी और बहुत केयरिंग भी है लेडी। और इसको ना ये रिलीजियस भी है। इसको उसने जो बोला है ना कि एक टाइम थोड़ा खाना नहीं मिले तो भी चलेगा लेकिन शांति चाहिए। तो ये ना हारमोनी डिज़ायर वाली लेडी है। और उसकी बातों से ऐसा लगा कि ना ये बहुत कंटेंट है। और उन्होंने जो उनकी कंप्लेंट बोली है ना, तो जो झिझक थी तो मुझे वो टिमिडिटी लगा। तो वो मुझे कार्सिनोसिन का फील आ रहा है मैम। ओके, पेपर ट्रांजेक्शन करने के बाद आता है मैम ऐसा? हाँ यस मैम। मतलब 2 रेमेडी आ रही थी, नैट्रम्यूर और कार्सिनोसिन। तो मुझे ऐसा थोड़ा लगा कि वो कार्सिनोसिन हो सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, देखते हैं। ओके मैम। जी, और बताइए। डॉक्टर साहू बोल रहे हैं क्या? उनका माइक चालू है। हेलो। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड ये इवनिंग। केस को पढ़ के ऐसा लग रहा है, मैम आवाज आ रही है? मैम ये लेडी ना बहुत अफेक्शनेट लेडी है, जैसे कि आपने कहा ना, आते ही आपको किस किया है ना, हाल चाल पूछा है ना, तो ये अफेक्शनेट लग रही है और दूसरों के बारे में बहुत सोचती है। केयरफुल अदर्स फॉर में है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी से भी झगड़ा करूं। वो घर का माहौल भी अच्छा चाहती है, तो हारमोनी में भी पड़ी हुई है। और उसके बाद में आपने जैसे कहा कि ये बहुत ही रिलीजियस है। रिलीजियस मतलब कि उसके बारे में बात करती है, भगवान के बारे में भी सारा कुछ बातें कर रही है, ऑकवर्ड। और उसके बाद में इसको ना मतलब कि कंटेंट फील कर रही है, इसको मतलब कि कोई भी इतनी कोई चाहत नहीं है किसी भी चीज की, जिसमें है वो खुश है ना। और ये सब देख के ना मैम, यहाँ पे एक टिबिडिटी भी है इसमें, थोड़ी सी मतलब कि शर्मीली टाइप की है। क्योंकि देखो अंदर आई है, या तो वो दो बात हो सकती है कि वो अपनी बात बाहर सुनाना नहीं चाहती है ना। तो उसको एम्बेरसमेंट फील होगा कि बाहर में जाएगी ऐसी बात करूंगी तो मालूम नहीं कि मतलब कि उससे शर्मा रही होगी, या तो टिमिडिटी मैंने लिया था। तो मैम इसमें नेट्रम, ये क्या कहते हैं, कार बार है इसमें मेरे पास में। ओके मैम, ऐसा और टिमिड। इसके डीडी में मैम कार्सिनोसिन पड़ी हुई है। थैंक यू मैम। वो क्या बोलते हैं, दर हर टाइम जब जब आती थी तो वो क्या, मैं ज्यादा तो जेंट्स डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, आपके पास ही आती हूँ, क्योंकि औरत का सब औरत को पता होता है तो मैम यहाँ पे इसका। तीसरी, हाँ टिमिड मैम तीसरी टिमिड। रेमेडी मेरे पास पल्साटिला भी आ रही है। हाँ, ये उसका शाइनेस है कि हेलो। औरत का। हाँ हाँ। हाँ मैम पल्साटिला भी आ रही है, क्योंकि पल्साटिला ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज्यादा मतलब कि उसको थोड़ा सा होता है ना, शर्मिलापन थोड़ा सा होता है, वो नहीं खुल के बात कर सकती है, रिलीजियस नेचर ज्यादा होता है ना। पल्साटिला में भी तो ऐसी पड़ी हुई है ना। ऐसा होता है कि तो बहुत केसेस हमने ऐसे पल्साटिला देखे भी हैं। केसफुल भी है, उसको मतलब कि टिमिडिटी में भी है ना। बाकी के रुब्रिक को जब जो होते हैं वो नहीं उसमें आते हैं, तो कंसिडर तो नहीं है ये। लेकिन हर टाइम ऐसा होता था कि जो औरत का वो जब होता है, जो भी होता है वो औरत ही समझ सकती है, ऐसा उसका कहना था। तो ये
ये आकर भी, और जो भी ऐसे उसके कंप्लेंट्स थे, वो धीरे से दरवाजा बंद किया तो फिर भी वो धीरे से ऐसे बोलती थी कि ताकि बाहर नहीं सुनाई सुनाई दे किसी को ऐसे। तो हर टाइम का उसका ऐसा रहता था, और ये इतने 10 किलोमीटर से वो मेरे पास आती थी। बीच में जो भी है प्रैक्टिशनर वो जेंट्स होते हैं, तो उधर वो नहीं दिखाते थे ऐसे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एनालिसिस। हेलो मैम। हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे ये बहुत कंटेंट लगी ये लेडी, और ये जो बोल रही है इसको दुख नहीं, इसको दर्द, यानी ये बोलते हैं काम मत करो, फिर भी इसको लगता है कि करना चाहिए, दूसरे का क्यों खाने का, यानी तो ये एंजाइटी कॉन्शियस लिया। फिर ये लेडी अफेक्शनेट है, फिर रिलीजियस ऑक्यूपेशन, रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड बाय विथ रिलीजन, और उसमें देख के एक यानी आपके बोलने से ऐसा लग रहा है कि उसमें एक ब्लिसफुल फीलिंग है, तो वो मैंने ब्लिसफुल लिया है। और एक रूब्रिक है, थॉट्स गॉड अबाउट, कॉन्फिडेंस इन गॉड अबाउट, जो हर बार बोल रहे हैं ना मेरा पांडुरंग देख लेगा पांडुरंग, तो उसके ऊपर से ऑलिव सैक लग रहा है। ओके मैम, थैंक यू। और कोई बोलने वाला है? वो जो पल्स, ये जो किस करती है ना, मोस्टली देखा जाता है जो नहीं नहीं नेट्रम नहीं, वाले किस जो है ना, वो ऐसे नहीं। करते हैं। हेलो मैम, किस नहीं करती, वो पूछती हेलो। रहती है। हाँ, पूछती रहती है कि कैसे है आप, कैसी ओके हो। ओके ओके, ठीक है किस नहीं मैम। करती, हाँ किस नहीं करती। हाँ ठीक है, बाद में तो वो पूछती रहती है केयरिंग ही हो हाँ, केयर, ना। अफेक्शनेट है वो अच्छा, ज्यादा। और केयरफुल हो गई फिर। हाँ ठीक है मैम। जी, और बताइए। हेलो मैम। हेलो मैम, हाँ, गुड इवनिंग। मुझे भी ये लेडी अपेक्शनेट तो है ही अपेक्शनेट, और जो आपको विस्परिंग करके बोल रही थी ना, वो टिमिडिबिटी से भी ज्यादा मुझे एम्बेरस फील कर रही है ऐसा लग रहा था सुन के। और हार्मोनी डिजायर में है, सेंसिटिव लेडी है, तो ये सब रुब्रिक्स और थोड़ा सा फील लेके मुझे नैट्रमूर का फील आ रहा है। हाँ, मुझे मेरे भी दिमाग में वो नैट्रमोरी चल रही थी। ओके। हेलो सर। मैम। हाँ, डिस्क्लोज करते हैं। जी मैम। सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया है, तो मैंने इस केस में एक रूब्रिक लेते हैं। और लेडी अफेक्शनेट तो है, और डिग्निफाइड ज्यादा मुझे लगी, क्योंकि उसका बोलना और उसका जो रहना था, वो अगर वारकरी संप्रदाय में है तो भी उधर ऐसे रिस्पेक्ट से रहती थी कि ये उसको कुछ किसी ने ऐसा उल्टा सीधा बोलना ही नहीं चाहिए, ऐसी वो पर्सन थी। तो बहुत अच्छी तरह नीट क्लीन रहना, वो साड़ी वो पल्लू सर के नीचे नहीं आना, कभी भी नहीं आता था, इसलिए वो बांध के रखती थी उस वो जाती थी उसको वारी को। तो और जैसे वो आई तो ऐसा लगता था कि कितनी अच्छी है, और ऐसा उसकी डिग्निटी ऐसी दिखती रहती थी। तो उस टाइम जो मैंने उसका फोटो दिया है, उस टाइम उसके कंप्लेंट्स अलग थे, तो मैंने वीडियो का वो स्क्रीनशॉट डाला है, तो उसमें इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बहुत ही अच्छी और ऐसे डिग्निफाइड वो समझ में आता है उसको देखकर।
और इसको भांडन वगैरह झगड़ा नहीं चाहिए, तो और शांति चाहिए। तो उस टाइम मैंने हारमोनी डिजायर को लिया था। और रिलीजियस तो एक पक्का रूब्रिक था कि रिलीजियस है, जो भी उसको जो भी वो पंडरी के बारे में बोलती थी, जो भी जिसके साथ भी बोलना है तो वो रामकृष्ण हरि, पांडुरंग हरि ऐसे ही बोलते, ऐसे ही शुरुआत करती थी बोलने के लिए। तो रिलीजियस तो बहुत ही ज्यादा थी। और जो भी गॉड के है वो जो विचार आते तो मैंने उसको फिलोसॉफिकल एबिलिटी लिया, क्योंकि हर टाइम वो ऊपर है वो देख लेगा ऐसा। उस टाइम तो मुझे ऑलिव सेक का उतना ज्यादा पता भी नहीं था। और ये सेल्फलेस है। जो भी इसको बाद में मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ कि उसका बैकग्राउंड कैसा कैसा है। वो मुझे सेकंड थर्ड विजिट में उसका पता चला। तो रिलीजियस लिया। और सेल्फलेसनेस, तो ये खुद के लिए कुछ नहीं करती थी, लेकिन अपने भाई और अपने जो भाई का बेटा है, भाई की बेटी है, और गांव में जो औरतें होती है जो अकेली रहती है और उसके उनके संप्रदाय में है तो उनको ज्यादा हेल्प करती थी। तो मैंने सेल्फलेसनेस लिया था। और ब्लैडर में उसको पेन हो रहा था, और ब्लैडर पेन यूरिनेशन ड्यूरिंग ऐसा मैंने लिया था। और यूरिनेशन अर्जिंग टू यूरिनेट कांस्टेंट, और यूरिनेशन अनसेटिस्फैक्टरी, ये लेकर मेरा नाइट्रम कार्ब आ रहा था। और वो सोशिएबल है, ये इतने लेके वो नाइट्रम कार्ब और नाइट्रम मोर साथ साथ में चल रहे थे। और सेल्फलेसनेस डाला तो नाइट्रम कार्बाल फर्स्ट रैंक पर आई थी और नाइट्रम मोर सेकंड सेकंड पर थी। तो उस टाइम क्या हुआ, मुझे ज्यादातर फील उसका उसे देखकर नाइट्रम मोर ही दिमाग में आ रही थी। लेकिन पहले उससे पहले क्या होता था कि वो उसका इंडिपेंडेंट नेचर और सब वो देखकर मैंने उसको कई बार सल्फर ट्राई किया था, पहले उस कंप्लेंट्स के लिए नहीं, लेकिन बीच बीच में वो वर्टिगो कुछ और कंप्लेंट्स के लिए आती थी तो उस टाइम ने उसको सल्फर दिया था। और इस टाइम जो देखा तो नाइट्रम मूर और नाइट्रम कार्ब साथ साथ चलते थे, लेकिन मैंने नाइट्रम कार्ब और नाइट्रम जो मूर होता है वो दोनों बॉटल साथ में रखी थी। तो मैंने नाइट्रम जो लिया था, नाइट्रम देखा और वो बॉटल निकाली और उसको प्रिपेयर करके दे दिया मेडिसिन। और बाद में जब मैं रखने के लिए मेडिसिन बॉटल देखी मैंने तो उसको नाइट्रम कार्ब था। तो मैंने उस टाइम मुझे लगा कि नाइट्रम कार्ब, अरे मैंने गलत रेमेडी दी। और उसको अभी मेरे पास उसका फोन नंबर भी नहीं है कि उसको मैं फोन करके बताऊं कि मेडिसिन मत लो ऐसा। एक डोज तो इतने उसने इधर ही लिया था। तो बाद में मैंने देखा कि उसकी सोचा और 12 बजे तक मैंने उसके ऊपर वो नाइट्रम कार्ब पड़ा और उसका सब देखा तो हाँ चलता है, नाइट्रम कार्ब क्लोज चल रहा है। तो वो देखते हैं हेल्प करता है क्या। तो सुबह उसके दामाद का फोन आया था कि कंप्लेंट्स तो बेटर है लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ, ऐसा वो बोला। तो रेमेडी उसको नाइट्रम कार्ब ये लगी, क्योंकि वो सेकेंड विजिट में नहीं, बाद में उसके 1 साल में आई थी उधर। बीच बीच में वो कुछ कंप्लेंट्स आए तो आती है, लेकिन उतना ज्यादा कंप्लेंट है, वो बैक एक है और कुछ पैर दर्द है ऐसा लेके आती थी। तो उस टाइम उसका और ज्यादा कंप्लेंट्स आई थी, उसकी बहन की डेथ हो गई थी। और तो उस टाइम वो आई थी तो निवांत ऐसे बैठी थी क्लिनिक में, उसका कंप्लेंट्स ऐसे ऐसे मैं पूछती मैंने पूछा कि आपके पति तो है आपके, तो आपका नाम क्या है मैंने पूछा। तो वो बोली कि नाम मेरा, उसने नाम अपना नाम बताया और हस्बैंड का नाम चाहिए क्या ऐसा बोली वो मुझे। मैंने कहा कि हस्बैंड का चाहिए नहीं, लेकिन आपके हस्बैंड है ना ऐसा मैंने पूछा, लेकिन मंगलसूत्र वगैरह पहनती थी। तो वो उसको पूछा तो है हस्बैंड और मेरी शादी हुई है, लेकिन बच्चे नहीं है। और मेरे हस्बैंड को दूसरी औरत पसंद आ गई। तो 5 साल के बाद मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। तो मैंने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आया क्या, उसने दूसरी शादी की। तो वो बोलती है कि गुस्सा मुझे आया है, लेकिन मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मेरा ऐसा नेचर है कि मुझे वो शांति चाहिए। अगर जो भी मैं गुस्सा करूंगी और जो भी झगड़ा झमेला करूंगी तो मेरा हस्बैंड तो उसके ऊपर उसका दिल आ गया तो वो उसको ही वाइफ कहेगा अपने, और मुझे नहीं ऐसा है। तो वो ना तो मेरे पास आ सकता है। तो मैंने कहा कि अच्छा है बाबा कि तुम उसी वाइफ के साथ रह लो और मैं अकेली रहती हूँ।
तो इसने शादी के बाद 5 साल के बाद वो अकेले रहने का सोचा, और वो अकेले रहती थी। और जो भी खेत उसको खेत दिया था तो उसमें मजदूरी करती थी। और उसके भाई है, हमारे गांव के पास एक 4-5 किलोमीटर पर उनका वो मायका है, तो उधर जाती थी और उनको हेल्प करती थी। और तो वो लोग इससे हेल्प करते थे खेती करने में। और बाकी के टाइम में वो दूसरों के खेती में काम करने के लिए जाते थे और अपना चला रही थी। और तो मैंने पूछा कि ऐसा आपको गुस्सा वगैरह कुछ नहीं आता क्या? तो गुस्सा आता उस टाइम आया था, हस्बैंड पर गुस्सा आया था, मुझे हस्बैंड का मुंह भी देखना नहीं था। अभी आप उसको उसको बोलते हैं कि नहीं उसके साथ? तब तो वो बोलती है कि नहीं, मैं कुछ उनसे मैं संबंध ही नहीं रखती, और उनको वो सब उसको अवॉइड किया है। और एक टाइम क्या हुआ था कि उसकी जो वाइफ है, सेकेंड वाइफ है, तो अभी पिछले साल में उसको दूसरे कंप्लेंट्स के लिए आई थी। तो मैंने उसको पूछा कि जो किस वजह से कंप्लेंट्स आए। तो पहले तो वो बता नहीं रही थी कि ऐसा कुछ क्या हुआ है। तो मैंने वो क्या बोल रही थी, मेरे पूरे शरीर में, बदन में आग लग गई ऐसा लगता है, और झुंझुनाहट है, सर में ऐसा चढ़ रहा है, पीठ पीछे आ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, ऐसा बहुत कुछ बता रही थी। तो उस टाइम मैंने उसको ज्यादा प्रोव करने पर वो उसने बताया कि ऐसा ऐसा उसकी वाइफ है, सेकेंड वाइफ, उसने सौतन ने मैं वो नहाने बैठी थी और वो गालियां दे रही थी। लेकिन मैंने पूछा कि उसको आप गालियां क्यों नहीं दे, उसको आपने बाहर आकर गालियां दी क्या? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं गालियां अगर दूं उसको तो उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा। मेरी मैं ऐसी वो देव वाली सब में मुझे कहते हैं, और सब बच्चे मुझे प्यार करते हैं, और देव वाली आई बोलते हैं, सब ये करते हैं। और उनके पास ही मैं उसे गालियां दूं तो वो लड़के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा उसका कहना था। और मुझे उसी झंझट में पड़ना ही नहीं है, उसके झंझट में। लेकिन इसको कंप्लेंट्स आए थे वो एंगर की वजह से। तो ये ऐसी है कि उसका हार्मोनी चाहिए, और हेल्पिंग करती है, हेल्प अपने भाई को, अपनी वो भतीजी को। वो उधर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका क्या कहना था कि जब तो वो भाई भी बोला कि 2-3 साल तक वो वहां रहो, वो ज्यादा तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब उसके पास रहेंगे तो उसको हेल्प होगी, और वो काम पर जाना उसको ठीक लगेगा, नहीं तो बच्ची छोड़कर नहीं जा पाएगी। तो इसलिए वो उनको हेल्प करने के लिए गई थी। लेकिन वहां भी वो रहती थी। तो उस टाइम बहुत जो काम वो बोलते थे कि आप काम मत करो, ऐसे बैठे रहो। लेकिन इसको ऐसा था कि जो मुझे अगर उन्होंने काम नहीं बताया, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं जो भी काम वो रखा है अधूरा, वो काम मैं पूरा करूंगी जरूर। तो काम करती रहती थी और वो बच्ची को देखती रहती थी। तो हेल्पिंग उसका नेचर था। और इसका ज्यादा तो उसका इसको अपना खुद का वो सेल्फ वर्थ ऐसा ज्यादा था कि मुझे डिग्निटी के साथ मुझे रहना है। लेकिन जो भी उस टाइम कैसा हुआ कि उसने वो अभी वो 2 साल से रह रही है, तो घर में ऐसा होता है कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसे धरते हैं कि ऐसा है, वो खाना खाया का पूछा नहीं, ऐसा ऐसा हुआ शायद। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि उनका थोड़ा निग्लेक्शन हुआ होगा, तो इसकी वजह से इसको कंप्लेंट्स आए होंगे। तो और ये ये पर्सन कैसी है, चेयरफुल है। और चेयरफुल इसको ग्रीफ है अंदर, लेकिन चेयरफुल का उसको अभी उसका हस्बैंड है और दूसरे वाइफ के साथ रहता है, तो वो औरत चेयरफुल और हैप्पी कैसे रह सकती है? लेकिन वो चेयरफुल वो दिखाने की कोशिश करती थी। और जो भी उसका ग्रीफ है, तो वो रिलीजियस के अंदर उसने ज्यादा तो वो रिलीजियस वे पे लगी थी, और उसको उसका जो ग्रीफ है उसको उसने दबाए रखा था, ऐसा मुझे लगता है। और ये पर्सन है, तो जो भी करता है वो डेडिकेटेडली सब करता है दूसरों के लिए। कुछ भी ऐसा आप मन में नहीं रखता कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो डेडिकेशन से पूरे करता है। और वो
सबको हेल्प करता है। इसलिए लगता है कि दूसरों को हेल्प करियो तो उनको वो आगे लाने की कोशिश करती है, और ये सब करती है तो सेल्फलेसली करती है। जो भी अपना अपना जीना है अपनों को पीछे रखती है, सेल्फलेसली दूसरों के लिए वो करती रहती है, क्योंकि उसको हारमोनी चाहिए और उसको दूसरों को आगे रखना है। तो एंजाइटी अदर्स फॉर, और इसको वो केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट है। और इसको वो पोल्यूशन, इरिटेबिलिटी पोल्यूशन फ्रॉम, उसको पोल्यूशन यानी कि हम क्या बोलते हैं कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो वो गंदगी फैल गई वाटर में केमिकल की वजह से और वो कुछ गंदी चीजों की वजह से, तो वाटर पोल्यूट होता है। तो ऐसा उससे एनवायरमेंट भी पोल्यूट होता है। तो नाइट्रम कार्ब को वो जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ पोल्यूटेड जो वातावरण होता है वो नहीं चाहिए। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट के लिए अभी अभी पोल्यूशन यानी कि घर में पोल्यूशन कैसा होता है, सभी लोग हारमोनी में रह रहे हैं, अच्छी तरह रहते हैं, खुशी खुशी से रहते हैं, सब एक मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जब वो झगड़ा होता है तो घर का वो वातावरण पोल्यूटेड होता है। तो इसको इरिटेबिलिटी पोल्यूशन से, और वो मोरस पोल्यूशन आफ्टर, इसको वो पोल्यूटेड एनवायरमेंट से उसको वो मोरस होती थी। और इसका वो सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज था कि इसको यूरिन कंप्लेंट्स थे, 2-3 दिन सब तकलीफ हो रही थी, रात को मैं जाती रहती 2-3 दिन, वो सोई नहीं थी, फिर भी उसने बताया नहीं। लेकिन वो उसका सेल्फ कंट्रोल वो ज्यादा रहता है। और इसको वो, हाँ ऐसा होता है कि बाद में कैसा हुआ कि जो भी जो अभी वो अपने अभी अभी पिछले साल आई थी, तो अपने घर में रह रही है इधर गांव के पास हमारे। लेकिन मैंने उस टाइम उसको पूछा कि अभी आप कहाँ रहती हो, तो वो बोली कि मैं अपने घर रहती हूँ इधर। तो उधर क्यों नहीं रहती लड़की के पास, तो वो बोलती है कि अभी क्या हुआ, उसकी बच्ची है वो पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाती है, लास्ट बच्ची है वो, तो उसके साथ वो मम्मी के साथ ही अपने आती है घर में। तो ऐसा है ना कि अभी तो बच्चे बड़े हो गए उनके, मेरी वहां जरूरत भी नहीं है। वो लोग कहते हैं मुझे कि आप इधर रहो, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे मन से ऐसा लगता है कि मेरा जो काम था वो सब पूरा हो गया, और मुझे अब अपने घर जाना चाहिए। क्योंकि अभी क्या, वो बूढ़े लोग जो बोलते हैं पिकलं पान केव्हाही गळेल असं, मग ती म्हणते वो कहते हैं कि मैं अब बूढ़ी हो गई, पता नहीं कब मेरा जाना है परमेश्वर के पास। तो उधर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने दामाद को बोला कि मुझे मेरे पास मेरे गांव में छोड़ दो। तो ये नाइट्रम कार्ब का ग्रेसफुल विड्रॉल है। तो सेल्फलेसली वो सब करती है, और उस टाइम इसको लगता है कि अब ज्यादा, इससे ज्यादा मैं उसके उनके पास रही तो बूढ़ी हो गई तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, मैं काम के लायक नहीं रहूंगी। तो इससे लगता है कि बेटर है कि अपने डिग्निटी के साथ अपने घर जाए और चैन की सांस ले। नहीं तो उधर कुछ भी बोलेंगे तो ये हर्ट होने वाली है। किसी की नजर में भी इसको दिखा को थोड़ा बहुत कि इसके तरफ ऐसा कि इसकी वैल्यू उनकी नजरों में नहीं है, दिख नहीं रही, तो इसको वो हर्ट ज्यादा होता था। तो ऐसा दिखने से और बाद में अपने घर आने से ऐसा बेटर है कि पहले ये हमारे घर पहुंच जाऊंगी। तो ये नाइट्रम कार का ग्रेसफुल विड्रॉल था, जो जिस टाइम उनको जरूरत थी उस टाइम उसने उन लोगों के लिए किया, अपना काम किया, और उनके बेटे की वो हेल्प की, और अपने भाई और भाई के बेटों की भी उधर मायके में उनको सबको हेल्प की। लेकिन अब क्या करती है, जो ये लेडी है वो वारकरी संप्रदाय में हर वर्ष के लिए वो वारी में जाती थी। और लेकिन अब क्या कर रही है, आप भी, मैंने पूछा कि आप मंदिर में नहीं जाती क्या, तो वो कहती है कि मुझे मंदिर में भी जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रात होती है जब तो मुझे ज्यादा वो पीठ दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, तो उस वजह से मुझे ज्यादा बैठने को नहीं होता। और लोग भी वहां बोलेंगे कि अगर तुम्हें होता नहीं है तो इधर आने की कैसे किस लिए आती हो, ऐसे ऐसा बोलेंगे। तो इससे बेटर है कि मैं
मैं नहीं जाऊं उधर, तो घर से मैं पूजा वगैरह करती हूँ। मंदिर, वो विठ्ठल रुक्माई का मंदिर है उनके गांव में, तो वो एकादशी के टाइम उस टाइम उधर जाती है और वो नमस्कार करके वापस आती है। लेकिन अभी वो दिन रोज रोज जाती थी मंदिर, भजन कीर्तन वगैरह करती थी, वो भी उसने अभी बंद किया है 1 साल से। और अभी घर में ही मैं अपने रहती हूँ, ऐसा इसका कहना है। और वो उस जो सोशिएबल उसका नेचर था, वो बाहर घर में वो रहती नहीं थी, वो भजन कीर्तन और वो हरि पाठ इन सब से बाहर ही रहती थी। तो वो उसमें से भी उसने खुद को विद्रॉ किया अभी, और वो घर रह रही है। तो जब नाइट्रम कार्ब ऐसा उसे लगता है कि अब मुझे मेरी वैल्यू अब कम होने वाली है, या उस टाइम तो उसे लगता है कि अब ग्रेसफुली विड्रॉल होना ही अच्छा है। नहीं तो वो जैसे बीमार लोगों की हालत और बूढ़े लोगों की जो लोग उनकी हालत खराब करते हैं, वैसा इसे नहीं चाहिए था। तो वो बोलते हैं कि मुझे जब भी डेथ आएगी तो मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना, ये इसका पहले कहना था ज्यादा। तो उसी से मैं उसको सल्फर देती थी कि मुझे ऐसी मौत नहीं आनी चाहिए कि मुझे किसी के मोहताज होना पड़े, और जो लोग मेरी छीतू करे, अभी कभी मरती है, कब मरती है ऐसा बोलेंगे वो बूढ़ी, ऐसा मुझे नहीं है। और मुझे वो हस्बैंड और उसकी वाइफ है वो सौतन, उन पर भी डिपेंड नहीं होना है, ऐसा इसका कहना था। तो ये इंडिपेंडेंट रहने वाली, सेल्फलेस, अफेक्शनेट बंदी है। और उसको सैडनेस भी होता है। मैडम उस टाइम मैडम ने चेयरफुल, संजीवनी पवार मैडम ने वो चेयरफुल फियरफुल बट जो रूब्रिक पढ़ाया था, तो एक टाइम क्या हुआ था कि उसकी जो बहन है उसकी वो डेथ हो गई, बहन की डेथ। तो उसको बहन की डेथ होने के बाद उसको दवाखाने में लेकर गए थे हॉस्पिटल में, और उसके हाथ में भी उसके प्राण चले गए, उसके बहन के। तो इसको बहुत सदमा लगा, और वो 8 दिन तक वो उसने खाना भी नहीं खाया, और वो सो भी नहीं पा रही थी। तो उस टाइम क्लिनिक में आई थी, तो मुझे ऐसा हो रहा है, तो मैंने उसको पूछा कि आपको डर लगता है क्या मौत का? तो नहीं, मुझे मौत का नहीं डर लगता, लेकिन इसको वो ऐसे दिखा रही थी कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मौत का ऐसा, लेकिन उसके आंखों में डर तो था उधर। तो ये चेयरफुल होके ऐसे बता रही थी कि मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं डरती हूँ, एक दिन तो मरना ही है, सबको जाना ही है, अभी नहीं तो कल। लेकिन वो उस टाइम डरी हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसे चेयरफुल, ऐसा वो चेहरा उसका वो चेयरफुल रखे बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं, उसका नहीं, डर नहीं लगता मुझे। तो एक तरफ वो एक्सपेक्टेशन भी लगा था, और वो मैडम ने उस टाइम जो कहा था चेयरफुल फियरफुल बट, ऐसा वो रूब्रिक मेरे अब समझ में आ रहा है। लेकिन उस टाइम तो मुझे एक्सपेक्टेशन वो ज्यादा लगा था कि इसको डर भी है, लेकिन वो बता रही थी कि मुझे डर नहीं है। और उस टाइम उसको बहन की डेथ की वजह से कंप्लेंट आई, तो उस टाइम उसको नाइट्रम को 30 मैंने उसको रिपीट किया था। तो उस कंप्लेंट्स हो जो उसको नींद नहीं आ रही थी और वो खाना नहीं जा रहा था, वो सब उसके कम हो गए थे। और बाद में वो अदर कंप्लेंट्स के लिए एक बार आई थी, ऐसा है। और ये एंजाइटी केयर्स, एंजाइटी एंड केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट, ऐसी रेमेडी है। लेकिन वो क्या, जो हस्बैंड उसको जो उसके साथ ऐसे रूडली बिहेवियर करते हैं और एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, उनके वजह से वो इनडिफरेंस में जाती है। तो इनडिफरेंस फैमिली अबाउट, इनडिफरेंस रिलेटिव अबाउट, और इनडिफरेंस टू हस्बैंड, और एवर्जन होता है उसको हस्बैंड से, और एस्ट्रेंज्ड फैमिली फॉर। तो ये भी इसमें वो फैमिली ऐसा, तो कार्सिनोसिन, हाँ कार्सिनोसिन बोला था। तो कार्सिनोसिन रहती तो वो उसका हस्बैंड को प्लीज करती रहती थी कि मैं भी साथ आपके रहती हूँ। तो ऐसा इसने ऐसा नहीं किया कि मुझे, आप चाहे तो आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं मेरा अलग, मैं इधर ही रहूंगी हमारे साथ उसी घर में। तो गवर्नमेंट ने उसको घरकुल की योजना की योजना होती है, उसमें से घरकुल बना कर दिया है, 1 रूम का, किचन बेडरूम, किचन हॉल, किचन और टॉयलेट का। तो उसमें वो रहती है, लेकिन हस्बैंड से उसका एवर्जन है, और कैरल्स नहीं चाहती
और जो सोशेबल है, लेकिन अभी वो एंटी सोशल हो गई है। पहले तो सोशल थी, सब वो सोशल सगळं सब करती रहती, लेकिन अभी वो उधर उधर भी जाना उसने बंद किया है। तो और ये लोकेशियस है, लोकेशियस बहुत होती है। और लोक्वेशियस एग्जॉस्टेड अंटिल इस रूब्रिक में है रेमेडी। तो वो इतनी बोलती है एग्जॉस्ट होने तक, लेकिन अपना जो जो भी है उसका अंदर की बात है जो दिल में है उसके, वो किसी के पास नहीं बोलती। तो मुझे भी कितने साल से आती है, लेकिन उसके हस्बैंड क्या करते हैं, मुझे भी हिम्मत नहीं हुई उसको पूछने की। क्या एक टाइम तो ऐसा होता है कि वो सब पहनती है, लेकिन औरतें, लेकिन उसके हस्बैंड में होते नहीं है। तो अगर आपके हस्बैंड क्या करते हैं पूछा ऐसा, तो उनको ज्यादा वो बुरा लगता है, हर्ट होती है, इसीलिए पूछने की हिम्मत नहीं होती। तो एक बार मैंने उसको पूछा, तो उस टाइम उसने वो हस्बैंड की बात बताई, नहीं तो नहीं कुछ पहले तो वो बताई नहीं रही थी। तो मुझे लग रहा था कि ये उसको वो क्या बोलते हैं परित्यक्ता, वो उसके छोड़ दिया है हस्बैंड ने, ऐसा मुझे लगा था। और ये मायके में रहती है, ऐसा ये होता था। लेकिन ये जब तक इसको, हाँ नाट्रम कार्ब में एक रूब्रिक है, नाट्रम कार्ब किस वजह से निर्माण होता है। तो शंकरन सर ने उनके 16 रेमेडीज में लिखा है कि एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग बाय फादर। फादर उसे लगता है कि फादर है ही नहीं, फादर का निग्लेक्शन ज्यादा होता है इनकी इसकी वजह से इसको लगता है फादर है नहीं। तो नाइट्रम कार्ब सिंगल पेरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सिंगल पेरेंटिंग की एक दवा है। और उसको ज्यादातर उसको ट्रैंक्विलिटी चाहिए, कंटेंट में रहने वाली है, जो भी है जितना भी है वो उसमें समाधान रहते हैं। तो ये समाधान से रहती है। और उसका क्या होता है, वो सब पांडुरंग करेगा ऐसा वो बोलती रहती है। और उसको जो भी उस काम करती है, वो खेत में भी काम करेगी तो वो सौतन से ज्यादा उसका वो फसल आता है। तो सौतन उससे हमेशा उसको चिड़ी हुई रहती है, और उसको उसको वो उसका झगड़ा करने के मूड में रहती है। लेकिन ये बाहर भी नहीं आती झगड़ा करने के लिए और उसको देखने के लिए। लेकिन इसको गुस्सा अभी वो ज्यादा आ रहा है, ऐसा मुझे लगा। और गुस्से से वो उसको कंप्लेंट्स आए थे उस टाइम। तो इसको एक टाइम ऐसा होता है कि जो वो सहन करेगा, लेकिन उसको स्ट्राइकिंग एंगर आफ्टर। तो ज्यादा उसको जब उसको वैल्यू नहीं दी गई, निग्लेक्टेड किया, और उसको उसके डिग्निटी पर उनको उसकी आ चाहिए, तो वो औरत वो सौतन क्या बोलती है उसको कि अभी वो झगड़ा हुआ था उस टाइम, वो बोल रही थी कि आप ऐसी हो वैसी हो। तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि जाओ और उसको कुछ करो, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा उसके लेवल नहीं जाना है। मुझे वो झगड़ा करती है, वो कैसी औरत है ये वो सबको पता है, लेकिन मैं अपनी ये नहीं छोड़ने वाली। तो ऐसा इसका कहना था। तो लास्ट के नेट्रोफॉर्म कॉरल सर में है, रूब्रिक में भी है। इसको कैरलिंग नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट में वो उसको कॉरल सम भी हो जाता है। और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। आप मैंने सब आपके लिए किया है, और इतना सब करने के बाद भी आपने मुझे मेरी कोई वैल्यू नहीं रखी और ये सब किया। तो ये इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में है, लेकिन हार्मोनी की वजह से वो चुप बैठती थी। लेकिन अभी बाद में वो कॉरलसम हो जाती है कि मुझे ये सब नहीं करना है। और उसको उस टाइम कॉरलसम और स्ट्राइकिंग एंगर आफ्टर, इसका वो लाइफ का जर्नी है थोड़ा। तो मुझे एक्सीडेंटली नाइट्रम मूर की वजह से नाइट्रम कार्ब देने के बाद मैंने वो नाइट्रम कार्ब क्यों है ये मुझे वो ज्यादा सोचना था। और वो सेकेंड डे उसका रिजल्ट जो आया, तो मुझे वो अच्छा लगा कि नाइट्रम मूर मैं सोच रही थी, लेकिन नाइट्रम कार्ब। तो ये मेरी आज की केस थी। तो और वो ऑलिव सेक्स सब सोच रहे थे, लेकिन उतना मैंने जो लिया है उसका वो रिलीजियस नेचर था। तो इतना बाकी के लोग, मैं मुझे लगता था वो डिग्निफाइड है, लेकिन
उसकी सौतन को नहीं लगता था कि ये डिग्निफाइड है, और वो जो भी है उस घर में भी वो अगर ब्लिसफुल फीलिंग में है तो वो उस घर में भी वो शांत रहती है और ऐसा सब देखते रहते थे। लेकिन इसके मन में जो एंगर और सब ग्रीफ वगैरह था, लेकिन वो ग्रीफ भी वो बाहर चेयरफुल वे से ही दिखाती थी, तो सबको लगेगा कि कितनी खुश है ऐसा, लेकिन अंदर उसके ग्रीफ वो पड़ा रहता था पूरा। वो तरफ वो रिलीजियस वे से उसका वो ग्रीफ उसका रिलीजियस ने ज्यादा जिसके होने की वजह से ग्रीफ उसका दिखता नहीं था, लेकिन अंदर से वो बहुत हर्ट हुई थी, ऐसा ज्यादा दिखता था उस टाइम। तो ऑलिव से वो देव मनुष्य ऐसा उसका ये नहीं था, लेकिन डिग्निफाइड जरूर थी, और वो उसके देखकर अच्छा लगता था जब भी आती थी वो उसके पूजा के लिए। तो उस टाइम तो हमें मुझे अच्छा लगता था कि ये कितनी अच्छी बाई है, भली इंसान है, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा है। तो ये सब नटरम का केस था। जो भी कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे जो जो आता है तो समझता है वो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो सर करेंगे। ओके, थैंक यू। मैम, वंडरफुल केस। थैंक यू सो मच कि आपने शेयर किया, और आपने मतलब ये जो बताया कि आप नेट्रम म्यूर ही दे रहे थे और नेट्रम कार्ब दे दिया, ये सच में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया जी मैम, और आपने नेट्रम कार्ब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, बहुत बढ़िया बताया है। जी बताइए, किसी का कोई क्वेरी है? हेलो, आपने माइंड के रूब्रिक छोड़ के और कौन से रूब्रिक लिए थे? यूरिन के रूब्रिक लेते हैं, जो यूरिनेशन अर्जिंग टू यूरिनेट कांस्टेंट, और यूरिनेशन अनसैटिस्फैक्टरी, और यूरिन ब्लैडर पेन के लिया था। इतने ही लेते बस। और वो डिग्निफाइड हार्मोन डिजायर फॉर रिलीजियस अफेक्शन, सेल्फलेसनेस, ये वर्ड उसमें ज्यादा था कि सेल्फलेसली सब कर रही थी। ब्लैडर पेन और ब्लैडर पेन, यूरिनेशन आफ्टर एग्रीवेशन और एफेक्शनेट, ये सब लेके नेट्रम का आता है उसमें। ओके मैम। जी बताइए, अगर क्वेरी है किसी का कोई। जी यस नो बोलिए, कम से कम कुछ पता नो चले। सर, ओके बहुत अच्छे से समझा है मैम, तो कोई क्यूरी तो अभी तो नहीं सर। जी ठीक है मैम, थैंक यू। जी कोई बोल रहे हैं कुछ? मैम स्टेप से इसको कैसे अलग करेंगे हम लोग, थोड़ा सा डीडी करिए ना, क्योंकि हाँ स्टेप भी मैम, बहुत थोड़ा मैं क्लोज करता टू हूँ। उसमें जाते हैं साथ साथ में। जी मैम, स्टैफ में एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग बट गिव अप रिलेशनशिप डज नॉट। ठीक है, वो अब्यूज भी होता है और फिर भी रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करता है। बरेटा कार्ब और स्टेफिसगेरिया दोनों इस रूब्रिक में मिलेंगी आपको। ओके। तो हाँ, इस केस ये में छोड़ कर नहीं जाती वो जी उधर ही रहती, उनको वो अलग नहीं रहती, उसके उनके साथ ही रहती। अभी भले वो दूसरी शादी आपने की है तो ठीक है, लेकिन मैं भी आपके साथ ही रहूंगी,
मुझे उनको वो छोड़कर उनको नहीं जाती उस टाइम, उनके साथ ही रहती है। जैसे नेचुरल ग्रुप में भी तो देखा जाता है, वो भी छोड़ के नहीं जाती है, मतलब कि कितने वो भी जितना मर्जी उसके साथ में बुरा व्यवहार होता रहे वो छोड़ेगी नहीं। हाँ, लेकिन नेट्रम्यूर में आपको ना जो हर्ट फीलिंग होती है वो दिखती है मैम। जो ग्रीफ होता है ना ढेर सारा, वो दिखता है। हाँ रहता नेट्रम कार्ब हाँ में हाँ भी है, लेकिन जहाँ पे एक थोड़ा सा ग्रेस दिखता है, जो नेट्रम्यूर में फिर उस तरह से दिखता नहीं है। वो डिग्निफाइड तो होता है, ठीक है, लेकिन जब वो बताना स्टार्ट करता है ना कि मतलब वो खुद को बहुत डिग्निफाइड समझता है, तो वो हर्ट बहुत होता है। दूसरों की इंटेंशन भी नहीं होती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे को नीचा दिखाने के लिए बोला गया है, मेरे को हर्ट करने के लिए बोला गया है। तो फिर उसके दिल में ओल्ड ग्रीफ है ना, तो ढेर सारा ग्रीफ मिलता है वहां पे। और जिस नटरम कार में वो ग्रिप उसका दिखेगा उसके ऊपर, और ग्रिप में ज्यादा रहेगी, वो चेयरफुल नहीं रहेगी। ऐसा चेयरफुल वो चेयरफुल का फसाड उसके उसके चेहरे पर नहीं दिखता। तो ऐसा पैथेटिक उसने होती है। हाँ शादी की है, तो उन्होंने शादी की तो एक ग्रिप में जाएगी ज्यादा और डिप्रेशन में जाती। लेकिन इसने क्या किया कि वो रिलीजियस बनी और वो चेयरफुल रही, और उनको बाहर किसी को पता नहीं चलता कि ये अंदर से इतनी दुखी है, लेकिन वो ऐसा दिखाती रहती थी कि वो कितनी चेयरफुल है। हमें तो अभी तक पिछले साल तक मुझे पता भी नहीं था कि इसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। और एक तो इसको खुद के बच्चे नहीं थे, और उसके जो सौतन के बच्चे थे, तो उस उनको भी वो उसको ज्यादा देखती नहीं थी कि वो सबसे वो स्ट्रेंज हो गई थी। जो भी भाई के बेटे हैं तो उनके वो साथ रहती थी, उनको हेल्प करती थी। लेकिन उसका काम हो गया तो वो अपने घर ही ज्यादा जाती थी। तो नाइट्रम एलिमेंट्स तो क्या डिनोट्स करता है नाइट्रिकम, तो फॉरबिडन, रेस्ट्रिक्शन, अलोन, ग्रीफ एंड सैडनेस। एंड कार्बन एलिमेंट्स है तो क्या दिखाते हैं वो स्टेटिंग वैल्यू, शाइनेस, अलोन विथ डिग्निटी, फादर फिगर। और वर्कर फार्मर है, अपन अपने वो वर्कर्स फैमिली के होते हैं उस टाइम। तो ऐसा वो ज्यादातर कार्बन एलिमेंट्स की वजह से शाइनेस है उसमें, और वो डिग्निफाइड है ज्यादा। और नाइट्रम और ज्यादा तो दुखी रहती है उस टाइम, वो चेयरफुल, ऐसा वो चेयरफुल का वो फसाड नहीं वो उसके नेट चेहरे पर चढ़ता। नेट्रम्यूर और मैडम अगर होती ना तो उल्टा उसका रूप भी दिखा देती थी। जेलेसी में भी है, हाँ, हेट्रेड में भी है। hatred में भी है या वो। तो वो ग्रिप में जाती थी, या हेट्रेड या जेलेसी में जाके हार्म भी करती थी सामने वाले को। इसकी जैसा ग्रेसफुल विड्रॉल नहीं करती थी वो पेशेंट, और ऐसा चीयरफुलनेस भी नहीं दिखता था। बहुत अच्छा केस मैम, रिजल्ट भी बढ़िया, और आपने एक्सप्लेन भी बहुत सुंदर तरीके से किया। थैंक यू मैम। मैम वो आपने आपकी आपकी तरह देखकर वो सब सीख रहे हैं हम। आप बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, और आपका आवाज भी वो बुलंद ऐसा है, तो सामने वाले पर आपकी वो छाप पड़ती है अलग ही, ऐसा है। और वो ऐसे ही ना पढ़ेंगे मैडम साथ में हम लोग, तो अच्छा रहेगा। नहीं, वो आपसे मैं फाल्कन सीखूंगी, मेरे से फाल्कन आप का केस, सीखोगे। नहीं फाल्कन का केस था वो जबरदस्त था, और जो आपने वो एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह किया है। थैंक यू सो मच मैम। जी, ये तो संजीवनी मैम ने सही बोला है। माधुरी मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं पूरा का पूरा ड्रग पिक्चर, और कैसे कैसे हम उसको क्लिनिक में पकड़ सकते हैं। तो ये साथ में प्रैक्टिकल टिप्स भी रहता है। और नेट्रम्यूर में वो रॉन्ग बंदे से पर्सन के प्यार में भी पड़ जाता है, जेलसी के चलते, जैसे माधुरी मैम ने बताया। तो ढेर सारी चीजें हैं जो डीडी कर देती हैं बहुत इजीली, क्योंकि नेट्रम कार्ब में जो ग्रेस फुल विदड्रॉ रहता है ना, वो इसको बिल्कुल ही अलग कर देता है नेट्रम्यूर से। लगता है वो मैडम, नेट्रम्यूर जैसा लगेगा। हाँ मैम। वो मेरा ओरल फाइब्रोसिस का जो आंटी का केस था, जिसने डॉटर इन लॉ के साथ बहुत बुरी तरीके से सुलूक किया था, वो नेट्रोम्यूर थी। वो पूरा निगेटिव शेड था नेट्रोम्यूर का। वैसा अपने को इसमें कुछ भी नहीं दिखा। उसमें काफी निगेटिव मैंने रूब्रिक एक्सप्लेन किए हैं। जी वो मैम। भी बहुत अच्छा था मैडम उसका। उस टाइम वो नेट्रमोर का सेकंड वो लास्ट का उसका वो रिवेंज का स्टेज है, और उसका वो निगेटिव शेड ज्यादा था उसमें, वो एक्सप्लेन किया था जी जी। उसमें।
पैथेटिक भी होता है बहुत। अगर आपने शशिकांत शिंदे सर का एक केस देखा होगा नेट्राम्यूर का, क्योंकि उनकी केस टेकिंग बहुत लंबी रहती है ना, तो आप उसको पढ़ेंगे ना तो शुरू से लेके एंड तक वो बार बार यही बोले जा रही है कि इसने मेरे को ऐसे बोला, इसने ऐसे बिहेव किया, इसने ये किया, इसने वो किया, ये तो मतलब मेरी कोई कदर ही नहीं करते हैं, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इनके दिल में, मेरे हस्बैंड तो मेरी सुनते ही नहीं है, अपनी मदर की ही सुनते हैं। तो ये उसका कंटिन्यूसली लमेंटिंग एक तरह से और क्योंकि पैथेटिक है ना, तो वो बहुत पैथेटिक होके सब ये शेयर करता है हमको। जी, और कोई क्वेरी बताइए। जी बताइए, अगर कोई क्वेरी है आप लोगों का, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फ्री माइंड होके पूछिए, जो भी है आपके दिल में, मतलब कुछ किसी भी तरह का कोई डाउट है तो फ्री माइंड होके आप बोलिए। हाँ, और ग्रुप में अभी पूजा मैम ने और रेमेडी नेटवर्कर में सोल ऑफ रेमेडीज में जो शंकरन सर ने लिखा है वो डाला है। तो उस वो आपको आप जरूर सब पढ़िए। तो उसमें जो पेशेंट जैसा कहता है उस टाइम वैसा ही उस सब ने वो सर ने वो लिखा है उसमें। वो इंडिपेंडेंट रहता है सब। जो जो भी होता है नेट्रम कार्ब कैसा रहता है वो सब लिया है उसमें। तो आप लोग सब वो जरूर पढ़ लेना, मैम ने डाला है अभी। जी, तो नेक्ट्रम कार्ब में क्या दिखेगा आपको, इम्पोर्टेंट क्या दिखेगा कि उसको अपने पार्टनर से प्यार चाहिए, केयर चाहिए, ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जब मिलता नहीं है ना, तो जब उसको एहसास हो जाता है कि हाँ अब मिलेगा नहीं, तो वो वहां से बस ग्रेसफुली हट जाता है, बिना कुछ खास रिएक्शन दिए, कुछ नेगेटिविटी में नहीं जाता है, कुछ नेगेटिव रिएक्शन नहीं देता है। बस वो जिससे ही उसको ये एहसास होता है कि हाँ मेरे पार्टनर से मेरे को ये मिलने वाला नहीं है, तो ग्रेसफुली हट जाएगा। जी हेनरी सर, आप कुछ ऐड कर रहे थे, बोलिए। मैडम नहीं सर, ऑलिव गलती से सैप ऑन हो के गया। साथ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जी ऑलिव सैप के साथ कैसे ए- डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, जी मैंने उस टाइम बताया है, लेकिन अभी वो जो बोल रही थी गॉड गॉड का सब वो ऐसा है, पांडुरंग देगा ऐसा, लेकिन उतना जो ब्लिसफुल फीलिंग वो कंटेंट ज्यादा वो ऐसा ऑलिव सैप तो देव मानुष होता है। तो उसका जो कंटेंट फीलिंग है, तो ये इसके मन में गुस्सा था, गुस्सा और वो ग्रीफ था, लेकिन ऑलिव सैप के दिल में ऐसा नफरत और ये उसमें ज्यादा नहीं होता है, उसका वो ग्रीफ और नफरत नहीं होता। जो भी किया है भगवान के ऊपर वो सब छोड़ देता है, जो भी करता है तो भगवान करेगा, जो उसकी मर्जी से होता है ऐसा उसका कहना था, और इसके मन में कुछ नहीं रहता। और वो ज्यादातर वो सेल्वेशन की तरफ उसका ये रहता है कि मुझे मुक्ति कैसी मिलेगी, ऐसा उसका ये रहता है। तो ऐसा इस केस में नहीं था, उसके मन में ग्रीफ था, एंगर भी था, लेकिन वो सिर्फ वो रिलीजियस की आड़ से वो दिख नहीं रहा था ज्यादा, और चेयरफुल होने की वो कोशिश कर रही थी ज्यादा, ऐसा मुझे लगा। तो ऐसा अभी तो पहले तो मैंने कहा है कि उसको कंटेंट और उसका जो उसके चेहरे से शांति झलकती थी, लेकिन इसके पीछे जो भी है, तो उस बाद में मुझे समझ में आया कि 2-3 बार उसको जानने के बाद ही समझ आया कि वो कैसा ये कैसी पर्सन है। तो इसने अपने दिल में कितना गम भर के रखा है, एंगर है उसके दिल में, लेकिन हाँ मैम। वो ये नहीं दिखाती। और ऑलिव सैक तो वो ऐसा वो कंटेंट पर्सन, ब्लिसफुल फीलिंग वाला और बहुत अच्छा इंसान होता जेनरस है। में, हाँ, जेनरस टू में भी है, वो बहुत जेनरस रहता है, जहाँ पे नेट्रम कार्ब आपको नहीं मिलेगा। कार्ब बेनेवोलेंस में है, लेकिन जनरस नहीं है। तो जी
कंटेंट और ब्लिसफुल फीलिंग उसके अंदर से रहती है, तो इसमें वो दिखाता है ज्यादा, ऐसा है नाट्रम कार में। जी मैम। ओके और मैम, ऑलिव थैंक से यू। क्या है ना कि जनरस 2 में है ना, तो वो कुछ भी दे देगा, जो भी है उसके पास आपको सब दे देगा वो। इतना ब्लिसफुल रहता है वो, इतना कंटेंटेड रहता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि ऑलिव शेख ज्यादा ग्रेटिट्यूड में भी रहता है ना। हाँ सर, बिल्कुल। ऑलिव शेख में अपने को ग्रेटिट्यूड दिखेगा ज्यादा। जी जी, बिल्कुल दिखेगा सर। मतलब मैम ने बताया ना, देव मानुष होता है, तो वो सच में बहुत ज्यादा जैसे हम सेंटली फिगर बोलते हैं ना, उस तरह से। यस सर। हेलो सर। हाँ मैम। सर कभी ऑलिव सैट की केस प्रेजेंट करिए ना सर, क्योंकि ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है अभी। 2-3 बार अभी रिपीटेडली वो माइंड में आ रही है, जी मैम, तो देखिए आई अभी। थिंक केस के थ्रू थोड़ा ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगा सर। हाँ, मैं आपको बताता हूँ मैम। एक्चुअली मेरे पास अभी तक ऑलिव सैक आया नहीं है और मैंने दिया भी नहीं है। लेकिन आप लाडीवाला सर हैं, मिथुन लाडीवाला सर, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ऑलिव सैक का एक बहुत प्यारा केस उन्होंने शेयर किया हुआ है उनके यूट्यूब चैनल पे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यस। जी, आपको पता है ना मिथुन लाडीवाला सर का? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ। हाँ, तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ऑलिव सैक का बहुत बढ़िया केस है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है सर ने, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बाकी ओके सर, ओके। गुरुजी का जो भी मटेरियल मुझे मिला इससे रिलेटेड, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी, और बताइए, और कोई क्वेरी है आप लोगों का? आप लोग मतलब रिपिटरी खोल के नहीं बैठते हो क्या? जैसे अभी केस डिस्क्लोज हो गया है, तो आप रूब्रिक देख रहे हो नेटरम कार्व के या नहीं देख रहे? हेनरी सर, आप क्या ऐड कर रहे थे, कीजिए। सर गलती से ऑन हो गया, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं सर, गलती से ही गुड हो गया इवनिंग तो ऐड मैम। कर ही दीजिए। जी मैम, गुड बहुत इवनिंग। अच्छा केस था, केस बहुत अच्छा था। मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन मेरा ये हो गया कि जो डिग्निफाइड डिग्निफाइड था ना, तो मेरे यहाँ सिर्फ 6 मेडिसिन थे। सो लेकिन बहुत अच्छा था, मुझे ऐड करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू हाँ मैम। पूजा मैम, एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो राग यमन का फील आपने जो कैच किया था ना, वो एक्सप्लेन कीजिए ना, वो क्या था नहीं, है ना? तो सच में आपने वो बाद में लिटरेचर डाला है ना, उसमें भी है। तो मैं सोच रहा था इतना देर, ये राग यमन क्या है सॉन्ग में से, कैसे? हेलो। हाँ हाँ, राग यमन का क्या हुआ, बाद में मैंने देखा, जब मैंने ऐड किया ना, तो नाट्यम कार भी आ रहा था, लेकिन मैंने नाट्यम मूर डाल दिया था। सो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं नाट्यम की मतलब यहाँ तक पहुंच गई। और दूसरी ये बात है कि राग यमन का वो राजन शंकरन सर ने जो बताया है ना, तो उसको देखकर ही मैंने डाल दिया था। और आपको तो सुनना पड़ेगा वो राग यमन के सारे सॉन्ग्स, तो जब वो फील आता है तो हमें उसको फील करना पड़ेगा। जी, ये मतलब बहुत सटल लेवल की चीजें हैं कि वो हम फील कर पाए और फिर एक्सप्लेन भी कर पाए उसको। कई बार होता क्या है कि हम फील तो करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आप ऐसे देखोगे कि वो एक से एक बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज के केसेस हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं वो नहीं बता पाते। तो इंट्यूशन होता है उनके पास, तो उनको लगता है कि हाँ यार, इसका यही रेमेडी है, तो वो दे देते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते कि हाँ वो क्या ऐसा लिया उन्होंने और फिर दिया। जी,
और बताइए, और कोई क्वेरी है आपका? हाँ जी सर। जी बोलिए मैम। अच्छा सर, ये इनका रूब्रिक है एंजाइटी फुट बाथ आफ्टर, तो इसको डायरेक्ट ही लेना है सर या इसका कुछ और मेटाफोरिकल मीनिंग भी है? मेटाफर ही है मैम। गुरुजी ने सिखाया था, मतलब जब एक हमारी लाइफ में एक ऐसा स्टेट आता है ना, तो हमारा आईपीआर हमको क्या करता है कि अब आप बैठो, आराम से बैठो, ठीक है, कि अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आप आराम से बैठो। उस टाइम पे इनको एंजाइटी आती है। जैसे कि ओके। नाइट्रम का ये फैमिली के लिए सब करता है, और जब तक करेगा, और उसके बाद जो उस टाइम उसकी बहू आएगी उस उनके घर में, और वो कहती है कि जब आप माँ जी आपने ये सब किया, हमारे लिए किया, लेकिन आप आपका अब टाइम रेस्ट करने का है, और आप जी रेस्ट करो, ऐसा उसका कहना होता है। तो उस टाइम इसे लगता है कि मैंने मैंने अपने पैरों पे सब करके ये खड़ा किया है, और अभी ये आकर मुझे कहती है कि आप चुप बैठो, ऐसा आप बस बैठो। तो इससे वो हर्ट होती है ज्यादा, उसको एंजाइटी लगती है कि अब मैंने सब किया है, तो मुझे अब ये कह रहे हैं कि आप कुछ मत करो, सिर्फ बैठी रहो। तो इसको वो अच्छा नहीं लगता, तो उसके उसकी वजह से उसको एंजाइटी होती है। ऐसा मुझे थोड़ा बहुत पूजा मैम ने बताया था, वो ऐसा लगता है। ऐसा मैंने उसको उनको पूछा था कि, तो उस टाइम वो पूजा मैम आप बताइए ना थोड़ा। नहीं नहीं, ये जो आप बोल रहे हो यही है। हाँ क्या कहा? बोलिए पूजा मैम। एंजाइटी फुट बाथ आफ्टर, वो रूब्रिक है नाइट्रम कार्ब में। अच्छा, हाँ, एंजाइटी फूड बाथ। वो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली। उसमें सेपिया भी है, तो जी ऑकवर्डनेस की वजह से उसको ऐसा लगता है, जब एक एग्जाम्पल भी था कि जैसे कोई सास होती है और बहू बोलती है कि आपने बहुत किया है, तो अब थोड़ा बैठ जाइए, मतलब आपके अब आप भगवान ही बन चुके हैं, थोड़ा साइड पे बैठिए। मतलब वो जो उनको दिया गया है सम्मान के, आप अब थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये वहां पे उनको ये होता है कि फुटबाथ से उनको एंजाइटी आती है। जी जी मैम। तो वैसे सर अभी ये हम सीपिया है। ऐसे भी, सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ सर, तो ये ऐसे भी ले सकते हैं जैसे फादर और सन है बेसिकली, जैसे सन बोले अपने फादर को कि आपने अभी हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया है, हाँ तो अभी आप जी कुछ मत करिए, बैठे रहिए आराम से अपनी लाइफ जिए बस आप, ऐसा। जी मैम, बिल्कुल मैम। वही तो है, जब इसमें भी हम मतलब ले एक सकते पॉइंट हैं के सर। बाद हमको रिटायर होना होता है ना, हमको छोड़ देना रहता है, जी एक सर। एक टाइम पे आके हमको छोड़ देना होता है। तो जब आईपीआर नेट्रम कार्ब और सीपिया को इस तरह से करता है कि आप लोगों ने हमारे लिए सब किया, हमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, या जैसे बेटे की शादी हो गई तो वहां पे बहू जो है वो बोलती है, तो वहां पर ये मतलब छोड़ नहीं पाते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ अभी बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी देखेंगे। तो वहां पे फिर इनको एंजाइटी होता है। और दूसरा एक जो मैंने सोचा था थोड़ा सा, वो ये सोचा था कि जैसे नेट्रम कार्ब है, अब उसको अपने पार्टनर से प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, तो उसके अंदर इंटेंस डिजायर है कि हाँ मेरे को मेरा पार्टनर जो है वो मेरी केयर करे, मेरे को प्यार करे, लेकिन वहां से मिल नहीं रहा है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो वो धीरे धीरे विदड्रॉ करने लगता है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट में जाने लगता है। तो बीच बीच में अगर कुछ वहां से छोटा मोटा कुछ सूदिंग इफेक्ट आता है, कुछ ऐसा टच आता है कि कहीं पर हस्बैंड थोड़ा बहुत कुछ ऐसा करता है, ठीक है, तो अब वो टोटली जा तो विदड्रॉ की तरफ जा रहा है, विदड्रॉ कर रहा है ग्रेसफुली, तो बीच में कुछ ऐसा आता है तो फिर वो थोड़ा एंशियस होता है। थोड़ा ये एक मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि ऐसा क्या हो सकता है क्या।
क्लियर हुआ मैम आपको? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you so much, ma'am and sir. जी Thank you so much. हेलो हाँ बोलिए मैम। मैम। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट ईटिंग आफ्टर, तो ये कैसे लेते हैं? जैसे कोई लोग बहुत खा लेते हैं देन जैसे व्हाई आई एट, सो इसका मतलब क्या होगा? मतलब आप प्लीज एक्सप्लेन करें। हाँ देखिए, ईटिंग क्या होता है कि एक तो हम हमारी जो नीड रहती है फिजिकल, ठीक है, उनकी फुलफिल करने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब यहाँ पे ईटिंग आफ्टर है, मतलब ईटिंग का जो प्रोसेस है वो हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, उसके कंप्लीट हो जाने के बाद एंजाइटी हेल्थ अबाउट है, ठीक है। तो क्या है कि ईटिंग जब हम करते हैं तो वो चीज हमको उसके बारे में अच्छे से एक तो नॉलेज हो जाती है कि हमने क्या खाया है, उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, मतलब समझ लेते हैं हम उसके बारे में कि वो क्या था। तो जब कुछ ऐसा प्रोसेस, ऐसी कोई बात हो जाने के बाद जब वो अच्छे से समझ लेता है उसके बारे में, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, तब फिर उसको हेल्थ की एंजाइटी होती है। ओके सर, थैंक यू। जी मतलब इसमें वेरिएशंस आते Sir, रहते हैं, जैसे ईटिंग आफ्टर के आप कई सारे रूब्रिक मिलेंगे आपको, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन इस तरह से आता रहता है मेडिसिन की फील के अकॉर्डिंग। कहीं पर ईटिंग का थोड़ा सा अलग मीनिंग होता है, कहीं पर कुछ थोड़ा सा अलग होता है। हाँ बोलिए अभी। हाँ जी सर, ये चीयरफुल फियरफुल बट ये एक जी सिंगल रूब्रिक है नाट्रम कार्ब का। जी हाँ, ये तो बिल्कुल। तो इसको हम डायरेक्टली लेंगे कि मतलब पेशेंट सफर कर रहा है एंड देन स्टिल ही इज वेरी चीयरफुल अबाउट द जी थिंग्स। एक्चुअली चीयरफुल के बारे में महेश चंद्रा सर ने हमको ये बताया था, ये आर्टिफिशियल होता है। जैसे उन्होंने बताया था कि वो चीयर लीडर्स होती है ना, जो मैचेस वगैरह हम देखते हैं वहां पे वो चीयर करने के लिए कि एक जबरदस्ती की ये फीलिंग लाई जाती है कि आप चीयर करो इसको। तो जो चीयरफुल ये रूब्रिक है, ये आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा मैम ने भी एक्सप्लेन किया ना कि वो दिखाने की कोशिश करती है खुद को चीयरफुल, होती नहीं है। ओके। तो मतलब अब यहाँ पर फियरफुल है कि वो अंदर से तो बहुत फियर है उसको, लेकिन वो दिखा खुद को चीयरफुल रही है। मैम, और उसकी उसकी बहन मर गई तो उसके इसे भी लगने लगा कि मैं भी, मेरा भी अब कुछ उसकी बहन में और इसमें 1-2 साल का अंतर था, तो डर ही इसके मन में आया कि मुझे भी अब कुछ होने वाला है। तो ये डरी हुई थी, लेकिन इसको पूछा कि आप मौत से डरते हो? तो नहीं नहीं, मौत से क्या, पांडुरंग जब ले जाएगा तो मैं जाऊंगी, लेकिन डर नहीं लगा। लेकिन मुझे ऐसी मेरे हाथ में मर गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो बुरा लगा, ऐसा इसका कहना था। लेकिन उस टाइम वो डरी हुई थी, उसका डर है उसके मन में, लेकिन उस टाइम वो दिखाती चेयरफुल है, ऐसे वो हंसते हुए बता रही थी कि मैं चेयरफुल हूँ, ऐसा कि मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, मैं फियर में नहीं हूँ, लेकिन अंदर से तो वो डरी हुई थी, ऐसा है। चेयरफुल फियरफुल बट वो मैम ने, वो संजीवनी मैम ने उनके केस में अच्छी तरह बताया है, उनके वो नाट्रमकार के केस में, वो डाटा बैंक में है, तो आप देख लेना। ओके मैम। मैम तो इसको हम अफेक्टेशन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वहां पर तो फॉल्स होता है ना वो, यहाँ पे चीयरफुल है, आप समझो मैम, यहाँ पे चीयरफुल फियरफुल है, वहां पे चीयरफुल नहीं रहेगा, वहां पे उसका एक फॉल्स एक मुखौटा रहेगा कि नहीं मैं डरता नहीं हूं, मुझे डर नहीं लग रहा है। लेकिन हमको फील होता है कि उसके फेस के एक्सप्रेशन या जो वाइब्रेशन आता है हमारे पास, उससे हमको फील होता है कि यार ये बंदा अंदर से डरा हुआ है, ठीक है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहा है कि नहीं मैं डरता नहीं हूं, मेरे को डर नहीं है। यहाँ पे चीयरफुल आ गया साथ में। ओके सर, चीयरफुल से हम इसको फिर डिफरेंशिएट। जी, तो यहाँ ओके, पे चीयरफुल थैंक दिखाएगा यू, ना वो। थैंक यू सर।
जी हाँ जी सर, हाँ जी, ओके सर, यस, थैंक यू सर। एंड चेयरफुल आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर, बिकॉज ये क्लैरिटी नहीं था कि चेयरफुल कब लेना है हमको। थैंक यू सर। जी मैम। जी और बताइए। मैडम डोसेस कैसे दिए थे आपने? 30 के 3 डोसेस दिए थे अभी। शाम को वो आई थी उस टाइम इधर क्लिनिक में दिया था और घर में जाकर वो लेने को बोला था 10 मिनट्स बाद। और वो सेकेंड डे और थर्ड डे ऐसा दिया था शाम को। वो 5 डोसेस दिए थे। तो सेकेंड डे से ही उसको इम्प्रूवमेंट आया तो वो आईवी क्या हो रही है इंजेक्टेबल उसको मैंने बोला था कि इंजेक्टेबल देना पड़ेगा तो वो आई नहीं क्योंकि उसको सेकेंड डे बेटर फील हो रहा था। और थर्ड डे को वो बिल्कुल वो यूरिन का प्रॉब्लम उसका चला गया और थोड़ी थकावट थी वो बाद में उसका उस 4-5 दिन में वो क्लियर हो गया। जी जी। तो एक और रूब्रिक आपको बताता हूँ। ये जो चीयरफुल फियरफुल या इस तरह से हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, एक एपिस का भी रूब्रिक है। मर्थ, रेचड, सिमुलेटिंग हिलेरिटी वायल ही फील्स। ठीक है, तो कहीं पर आपको ऐसा भी हो सकता है कि एपिस का भी केस हो सकता है। ठीक है, तो साथ में यहाँ पे एपिस को भी आप माइंड में रखिए कि वो अंदर से तो रेचड होती है। ठीक है, जैसे वो हम नेट्रम म्यूर के लिए वो जब मिरर में देखती है तो बहुत रेचड फील करती है। ठीक है, तो वहां पे उसका सिचुएशन ही ऐसा होता है कि एकदम रेचड होती है, लेकिन वो भी बाहर से खुद को बहुत हंस हंस के बातें करती है, हिलैरिटी में इस तरह से दिखाती है, हिलेरियस होती है। तो वो फिर थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट चेंज हो जाते हैं क्योंकि रेमेडी चेंज हो गया, तो जो उसके दूसरे एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं तो थोड़े फिर वो सीन में आ जाते हैं। ओके सर, यस सर, थैंक यू सो मच। जी, तो और कोई क्वेरी है आप लोगों का या फिर हम वाइंड अप करें? संजीवनी मैम थैंक यू, बहुत बढ़िया केस लिया आपने नाइट्रम कार्ब का। आवाज आ रही है मेरा? हाँ आ रही है लेकिन आप बिल्कुल आ तो रहा है, बिल्कुल आ रहा नहीं पार्टिसिपेशन नहीं किया है। आपने। हाँ, आपने वो पार्टिसिपेट नहीं किया। सही आपने बात है जो मैम। फोटो डाला था ना उसका और आप जो बता रहे थे ना उसका मैचिंग नहीं हो रहा था मुझसे। वो पेशेंट जो दिख रहा था ना और डाला था ना, जैसे एक कमेंट आए थे ना पेशेंट तो एंग्री दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वो एंग्री पेशेंट का दिख रहा था चेहरे पे। लेकिन आपने जो बताया ना, जैसे ऐसे नाइट्रम कार्ब का भी बताया कि वो बहुत नहीं नहीं सीधी वायु। जो हाँ नेट्रम कार का बताया लेकिन उस टाइम वो एंग्री ही थी। उसके वो सौतन ने उसको अच्छा गालियां अच्छा। दी थी और उसकी वजह से एंगर था। वो टाइम का वीडियो का वो स्क्रीनशॉट वो देखने के लिए ऐसी औरत थी ऐसा ये औरत है ऐसा दिखने के लिए मैंने डाला था लेकिन वो अच्छा जब अच्छा। आई थी उस टाइम एंगर ही था उसको। वो क्या बोलते पूरा वो शरीर उसका वो आग आग ऐसा हो रहा था। इतने एंगर उसमें भरी थी कि उसको अभी इसने इतना ऐसा मैं ऐसी नहीं हूँ औरत फिर भी इसने मुझे ऐसा बोला है। ये 8 दिन से वो सहन कर रही थी और उसकी वजह से उसको रात की नींद उसकी खराब हो गई थी और वो रोती रहती थी ऐसा ऐसा उसका ज्यादातर था। और उसका एंगर ही था उसकी आंखों में और नींद की नहीं होने की वजह से उसको ऐसा वो चेहरा उसका दिख रहा था। और वो ये पिछले साल का वो ये है। और वो मेरे 3 साल पहले वो पहले आई थी तो उस टाइम वो ज्यादा 2 साल पहले अच्छी थी और उतना वो अभी एजड हो गए हैं उस फोटो में ऐसी दिखती है वो। लेकिन बहुत अच्छा दिखती थी वो यंग ऐसे वो 60 से मैं उसको देख रही हूँ तो 68 से तो हाँ, बहुत अच्छी तरह वो उस टाइम फोटो दिखती में तो थी। दिख रहा है ना वो साड़ी ऐसा पहनना ऐसे एकदम डिग्निफाइड है जैसा आपने बताया ना।
हाँ हाँ, सेम वो मैच हो रहा अभी था। वो ऐसा ऐसा ही आती है, लेकिन वो वारकरी संप्रदाय में ऐसा बोलते हैं कि ऐसी बुरी औरतें जाती है, ऐसा दिशा ऐसा, वो सब बोलते हैं, लेकिन इसको देख के नहीं लगता कि कितनी अच्छी है और प्रॉपर ऐसी रहती है। वो किसी से ज्यादा नहीं बोलेगी, उतना ही जब जो है भजन कीर्तन और जो उनकी उसके पैर पड़ते हैं वो सब लोग, जेंट्स लोग भी उसके माउली माउली ऐसे कहते हैं। तो इतनी वो डिग्निटी से उनके यहाँ रहती है, वो ऐसा है। वो पिक्चर तो बाद का है, वो 2 साल बाद का है, और उस टाइम कंडीशन भी उसकी अलग नहीं, थी। लेकिन उससे उससे बहुत बातें सारी ना अभी क्लियर हुई, जब रेमेडी और आपने जो पिक्चर डाला ना, सब मैच हो गए बाद में। लेकिन बहुत बढ़िया जी केस था, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, थैंक यू राहुल सर। जी, और बताइए, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम फिर वाइंड अप करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी सर, एक और रूब्रिक है इम्पेशंस रीडिंग वाइल, ये भी सिंगल है जी नाट्रम का आपका। जी हाँ मैम। तो तो इसको हम देखिए, अब कैसे लेंगे सर? जी रीडिंग क्या होता है ना, कि हम रीड करते हैं, समझते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं उसका चेहरा जो है रीड कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, तो रीडिंग जो होता है ना, वो समझने के लिए होता है, और इसमें आईएनजी लगा हुआ है ना, तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। जब वो समझने का प्रयास कर रहा होता है तब इम्पेशंस होता है। अब उसको अपने पार्टनर का प्यार चाहिए, अब वो मिल नहीं रहा है, तो वो उसको समझने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उस टाइम पे वो इम्पेशंस रहता है। मतलब ये मेंटल रीडिंग की बात चल रही है सर? हाँ, मेंटल रीडिंग की, जैसे हम बोलते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स, बिकॉज ये जी सिर्फ जनरल हम लेते हैं ऐसे ही कि इम्पेशंस रीडिंग वाइल मतलब हम पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब हमको इम्पेशंस फील हो रहा है, ऐसी वाली कोई सिचुएशन है क्या ये? नहीं, देखिए, माइंड मेथड में हमेशा मेटाफर में सोचिए, वो ज्यादा हेल्प करेगा। डायरेक्टली आपको कभी किसी एक आध केस में मिल गया, अलग बात है, लेकिन जल्दी मिलता नहीं है। होता उसी का मैनिफेस्टेशन है, लेकिन मेटाफर में आप समझेंगे तो ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ जी सर, ये मेटाफोरिकली समझना थोड़ा टाइम लेगा शायद, बट स्टिल यस, यू आर हेल्पिंग अस आउट, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। जी जी, वेलकम मैम। संजीवनी मैम, आपने कुछ ऐड करना है इसके ऊपर? नहीं सर, इतना कुछ समझ में नहीं आता, हो डायरेक्ट हम सर वो सब आपको पता है ज्यादा तो। नहीं नहीं मैम, आपको ये आपकी साफ गोई है। सच में पहले तो आज का केस प्रेजेंट करने के लिए हमारी पूरी IHF फैमिली की ओर से डीप ग्रेटिट्यूड टू यू। और फिर आपने इतनी साफ गोई से बताया कि मैं तो नेट्रोम्यूर दे रही थी, लेकिन गलती से मैंने नेट्रोम कार्ब दे दिया, और फिर उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इतनी साफ गोई से बात रखने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। मैं तो पर्सनली सच में जितना भी थैंक यू बोलूं आपको कम है। और हमारी IHF फैमिली सच में बहुत भाग्यशाली है, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसे एक से एक मेंटर हैं जो बहुत साफ गोई से अपनी बात रख देते हैं। वरना लोग बहुत उसको सजा के, बहुत संवार के ना, मार्केटिंग के हिसाब से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के, अपनी इमेज के हिसाब से उस तरह से चीजों को रखते हैं, और पूरा वो अपना इकोसिस्टम भी उस तरह के रखते हैं। यहाँ पे जो भी होता है वो प्योरली हमारे मेंटर्स की डेडिकेशन है, और उनका हार्डवर्क है, और हमारे IHF फैमिली मेंबर्स का पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं होता है, 0.001% भी। सब बिल्कुल रियल में ही रहता है सब। तो इसके लिए मैं आप सभी का सच में बहुत आभारी हूँ, और ऐसे ही ये जर्नी हमारी आगे बढ़ती रहे, हम एक दूसरे से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें और ग्रो करते रहें,
क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल है कि होम्योपैथी ग्रो होना चाहिए और हमारे होम्योपैथ जो हैं वो एम्पावर होने चाहिए और हमारी सोसाइटी में हम होम्योपैथ की एक जो इमेज है, जो साख है, वो बढ़नी चाहिए। वरना मतलब लोग फीस देने में भी हमको इस तरह से बोलते हैं कि आप इतना फीस ले रहे हो, मतलब ये तो बहुत सस्ती मेडिसिन रहती है, और दूसरी तरफ वो लाखों रुपए भी खर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी को मिलके इसके ऊपर हार्ड वर्क करने की जरूरत है कि हम हमारे होम्योपैथ्स को एम्पावर कर पाएं और एक से एक ग्रेव से ग्रेव पैथोलॉजी के एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, उस तरह के केसेस क्योर हों और हमारी एक इमेज सोसाइटी में अच्छी डेवलप हो। वो तो है ही, क्रॉनिक केसेस तो हम करते ही हैं और आते भी हैं जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ तभी के लिए ना सोचें लोग, उससे पहले ही सोचें। तो हम इसी तरह अगर साथ में मिलके शेयर करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, एक दूसरे को पढ़ाते रहेंगे, तो वो जल्दी ही हो जाएगा। तो अभी वाइंड अप करते हैं आज की हमारी इस बेहद शानदार वीसी को। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी मैम, बहुत ही प्यारा केस आपने प्रेजेंट किया और बहुत ही ब्यूटीफुली मैम आपने नेट्रम कार्प को एक्सप्लेन किया है। पूरा उसका जो कोर फीलिंग है वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार आज के इस शानदार सेशन के लिए, और आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संजीवनी मैम। थैंक यू मैम।